वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 साइकोलॉजी का। तो जितने बच्चों के पास मनोविज्ञान का विषय है उन बच्चों के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम बेसिकली जानने वाले हैं मनोविज्ञान में जाँच के तरीके, जो कि आपका चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इससे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट की वीडियो नहीं देखी है वो चैनल पर जाकर देख सकते हो, आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप देख सकते हो उसको। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है मनोविज्ञान में जांच के तरीके। ठीक है, और ये जो चैप्टर है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमें बेसिकली यहाँ पर दो टॉपिक को कवर करना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उन्हीं दो टॉपिक से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हमारे एग्जाम में उन्हीं दो टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहे, ताकि जितने भी बच्चों के पास मनोविज्ञान है उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाए और एग्जाम में वो बहुत अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है और कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जो कि क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है, और क्लास 12th की भी वीडियो बहुत जल्दी प्रोवाइडेड हो जाएगी। ठीक है, उस पर भी काम चल रहा है। देखो कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो हमें आज की इस वीडियो में कवर करना है, तो एक बार हम ध्यान दे देते हैं। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है क्या, मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य। तो कौन कौन से जांच के लक्ष्य हैं वो हमें यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरे में हमें दूसरा टॉपिक हमारा आता है मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण। तो कौन कौन से अनुसंधान के चरण हैं, ठीक है, तो उन चरणों को हमें वन बाय वन करके समझना पड़ेगा। देन हम पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक प्रदत्त का स्वरूप, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण विधियां। ये वाला जो टॉपिक है आप इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, इसको आप इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर सकते हो या मोस्ट इंपॉर्टेंट में हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से ये जो टॉपिक देख रहे हो आप कि जांच की जो विधियां हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण विधियां, हम इन सारी विधियों के ऊपर बात करेंगे। और यहाँ से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप एक स्कूल में गए और आप एक बच्चों के व्यवहार का आपको बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करना है, तो आप किस प्रकार की विधियों का उपयोग करेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर 5 या 6, ठीक है, हमें यहाँ पर 5 या 6 विधियों के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और हर एक विधि को हमें अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वही से एग्जामिनर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक परीक्षण का। परीक्षण का मतलब होता है जांच करना। ठीक है, तो हम किस तरीके से जांच कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को, किसी भी बच्चे के व्यवहार को, किसी भी घटना को किस तरीके से हम जांच कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे परीक्षण के कौन कौन से प्रकार होते हैं। दैट लास्ट में हमारा आएगा प्रदत्त विश्लेषण के बारे में। तो ओवरऑल हमारा ये चैप्टर रहने वाला है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए, चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है हमारा मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य। ठीक है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य कौन कौन से हैं। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन 2 या 3 में भी दे देगा, और अगर आपको ज्यादा 5 मार्क्स 6 मार्क्स में भी दे देगा। अगर वो आपसे 5 या 6 मार्क्स में देता है तो आपको इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में वन बाय वन आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मनोवैज्ञानिक जांच के कितने लक्ष्य हैं, तो आपको बताना है 5 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं हमारे बुक के अंदर। और 5 लक्ष्य कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे दिए गए हैं 5 लक्ष्य, यानी कि सबसे पहले आता है आपका विवरण। विवरण क्या होता है, वो इसकी जो डेफिनेशन है वो अगली स्लाइड में है। अभी आपको ध्यान देना है कि 5 लक्ष्यों की हम बात कर रहे हैं। 5 लक्ष्य कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप कहोगे विवरण। ठीक है, यानी कि आप इसको इंग्लिश में कह सकते हो डिस्क्रिप्शन। दूसरा आता है हमारा पूर्वानुमान। ठीक है, यानी कि आप प्रिडिक्शन करते हो किसी चीज के बारे में, तो वो हमारा पूर्वानुमान कहलाएगा। उसके बाद हमारा आता है स्पष्टीकरण। तो जो भी किसी व्यवहार का, अगर आप घटना का किसी का भी अध्ययन कर रहे हो, तो आपको स्पष्ट करना है कि उस घटना का कारण क्या है। ठीक है, किन कारणों की वजह से जो वो घटना घटित हुई है। ठीक है, तो आपको स्पष्टीकरण करना है। फोर्थ पे हमारा आता है व्यवहार पर नियंत्रण। तो आप किसी भी व्यक्ति के व्यवहार पर, किसी भी घटना के व्यवहार पर नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर फोर्थ पे व्यवहार का नियंत्रण करना पड़ेगा। देन आपका ज्ञान का अनुप्रयोग। ठीक है, मतलब आप उस घटना के बाद जो आपको सीखने को क्या मिलता है और आप किस तरीके से दूसरे लोगों को सिखा सकते हो। ठीक है, प्रश्न ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि मनोवैज्ञानिक जांच के कितने लक्ष्य हैं, सभी का नाम लिखिए, 2 या 3 नंबर में आएगा। और अगर इसको ही एग्जामिनर ने 5 या 6 में पूछ दिया, तो आपको इन सारे पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब ये विवरण होता क्या है, ठीक है, स्पष्टीकरण क्या होता है, तो आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है।
सबसे पहले हम बात करेंगे विवरण के बारे में, ठीक है। विवरण क्या होता है कि जब आप किसी घटना का, ठीक है, किसी घटना व्यवहार का क्या करते हो, सटीक वर्णन करते हो, यानी कि उसके बारे में डिस्क्रिप्शन बनाते हो, ठीक है, कि ये घटना कुछ इस तरीके से घटित हुई है, इतने बजे हुई है ना। तो जब आप क्या करते हो किसी व्यवहार का, आपको ध्यान देना है आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, किसी व्यवहार या घटना का, ठीक है, ये आपको हाईलाइट कर लेना है, किसी व्यवहार या घटना का सटीक वर्णन करना, क्या करना, सटीक वर्णन करना क्या कहलाता है, विवरण कहलाता है, डिस्क्रिप्शन कहलाता है। क्लियर है सभी को। दूसरे में हम बात करेंगे पूर्वानुमान की, यानी कि प्रिडिक्शन के बारे में। जब आप क्या करते हो, प्रिडिक्ट करते हो किसी चीज के बारे में, आपको क्या डेफिनेशन लिखनी है आपके एग्जाम के अंदर, कि जब जब आप किसी व्यवहार के स्वरूप का वर्णन कर सकते हो तो ये अनुमान लगाने में आप सक्षम होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई घटना घटित होती है तो आपको उसका पूर्वानुमान लगाने में आप बिल्कुल सक्षम होने चाहिए कि ये जो घटना है कुछ इस तरीके के कारण से घटित हुई है, ठीक है। सपोज हम प्रिडिक्शन करते हैं ना कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, हम अपने आप से अनुमान लगा लेते हैं, हम मौसम को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि भाई 1 घंटे बाद बारिश होने वाली है। तो आप क्या करोगे, एक मनोवैज्ञानिक के लिए क्या होना चाहिए कि उसको पूर्वानुमान करना आना चाहिए, ठीक है। किसी भी घटना का उसको पूर्वानुमान करना बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो ये चीजें आप यहाँ पर इंक्लूड करोगे। उसके बाद आप क्या करना है, स्पष्टीकरण करना है, ठीक है। आपको उस चीज को, उस घटना का एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन में आप क्या करोगे, आप बताओगे कि तीसरा लक्ष्य व्यवहार के कारण, ठीक है, किन कारकों पर वो निर्धारित किया गया है, किन कारकों के कारण वो घटित हुई है वो घटना। तो इन सारी चीजों को आप क्या करोगे, स्पष्टीकरण करोगे उसका। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके व्यवहार पर नियंत्रण करने का प्रयास करोगे, ठीक है। नियंत्रण किस तरीके से करोगे कि यदि आप ये समझने में सक्षम है, कुछ इस तरीके से आपको अपना आंसर बनाना है कि यदि आप ये समझने में सक्षम है कि कोई विशेष व्यवहार, क्या, कोई विशेष, ठीक है, कोई घटना घटी है तो उस घटना में ऐसा स्पेशल क्या चीज था, ठीक है। तो आपको विशेष व्यवहार क्या होता है, मतलब क्यों हुआ है वो सारी चीजें, और उस व्यवहार की पूर्ववर्ती स्थितियों में आपको परिवर्तन करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना है, यानी कि आपको उसको नियंत्रित करने की कोशिश करना है। आप फिफ्थ पॉइंट में क्या एक्सप्लेन करोगे कि ज्ञान का अनुप्रयोग, ठीक है, लोगों के जीवन में सकारात्मक आपको प्रभाव डालना है। बस एक लाइन लिखना है आपको, ठीक है। अगर 5 या 6 मार्क्स में आता है तो आप इन पांचों पॉइंटों को एक्सप्लेन कर देना। अगर 2 नंबर में आता है तो आप बस 5 का नाम लिख देना कि मनोवैज्ञानिक जांच के लक्षण निम्नलिखित तरीके से हैं। पहले में आप विवरण बताओगे, दूसरे में आप क्या बताओगे, पूर्वानुमान बताओगे, तीसरे में आप क्या बताओगे, आप बताओगे स्पष्टीकरण, फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे व्यवहार पर नियंत्रण, और 5 लिखोगे क्या, ज्ञान का अनुप्रयोग। 2 नंबर में आता है, पांचों के नाम लिख देना। 5 नंबर में आता है तो इन पांचों को आपको क्या कर देना, एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। 2-2 लाइन लिख देना हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट के बारे में, और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने आंसर को कवर कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण कौन कौन से हैं। तो देखो, जब भी आप वैज्ञानिक अनुसंधान करते हैं तो आपको 2 विशेषताओं का ध्यान रखना है। 2 विशेषताएं कौन कौन सी है, पहला आता है आपका अनुसंधान की वस्तुनिष्ठा, ठीक है। पहला क्या है आपका, अनुसंधान की वस्तुनिष्ठा, और दूसरा है आपका उसका दृष्टिकोण, ठीक है, उसका व्यवस्थित दृष्टिकोण। तो इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। 2 या 3 नंबर में आ सकता है कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के कितने चरण है, तो 2 चरण है। कौन कौन सा, फर्स्ट पे आप क्या बताओगे, अनुसंधान की वस्तुनिष्ठा, दूसरा क्या बताओगे, व्यवस्थित दृष्टिकोण, ठीक है। 2 पॉइंट आप लिखोगे। अगर मार्क्स बड़े मार्क्स में है तो आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। 4 नंबर 5 नंबर में पूछेगा तो आप इसको एक्सप्लेन कर देना। कैसे लिखोगे आप इसको, देखो सबसे पहले हम समझेंगे कि वस्तुनिष्ठा होती क्या है, ठीक है। वस्तुनिष्ठा होती क्या है, डेफिनेशन क्या कहता है कि वस्तुनिष्ठा से तात्पर्य है इस तथ्य से कि यदि कोई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से, ठीक है, आपको समझना है कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हो गए या कोई समूह हो गया, अगर वो बिना किसी डर के, ठीक है, निडर होकर किसी भी घटना का विवरण करते हैं तो उनका जो कंक्लूजन है, उनका जो निष्कर्ष है वो लगभग समान होना चाहिए, ठीक है। अगर वो समान नहीं है तो अनुसंधान उन्होंने गलत तरीके से किया है। अगर वो समान है तो मतलब जो अनुसंधान की वस्तुनिष्ठा है वो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना आप क्या लाइन लिखोगे, बस एक लाइन आप नोटिस कर लो कि जब 2 या 2 से अधिक, क्या कहा गया है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से, ये देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है, आपको बस ये याद करना है इस पूरे टॉपिक पर, मतलब इस वस्तुनिष्ठा के टॉपिक पर आपको बस ये लाइन याद करना है कि जब 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से बिना किसी के डर से बिल्कुल निष्पक्ष होकर, ठीक है, क्या करते हैं, किसी विशेष घटना का, किसका, किसी विशेष घटना का अध्ययन करते हैं। कोई घटना घटित हुई है उसका अध्ययन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं। जैसे मैं हूं, मेरे साथ मान लो कोई दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, मैं और दूसरा व्यक्ति, हम दोनों का जो निष्कर्ष है कि मैंने क्या इस घटना में क्या क्या देखा और मैंने क्या नोट किया,
उसने क्या क्या देखा, उसने क्या नोट किया, हम दोनों का निष्कर्ष अगर सेम है तो ये हमारा अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता को दर्शाता है। अगर हमारा कंक्लूजन अलग है, ठीक है, समझना है आपको, अगर हमारा कंक्लूजन अलग है तो यानी कि इसमें क्या किया गया है, ये अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता मतलब कि यहाँ पर गलत हो जाती है, मतलब हमने उसका अध्ययन ठीक प्रकार से नहीं किया है। 2 नंबर में या 1 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछ लेगा आपसे एग्जाम में कि वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हो, है ना? तो आपको ध्यान देना है, आप बता सकते हो कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वतंत्र होकर किसी विशेष घटना का अध्ययन करते हैं और उस घटना का अध्ययन करने के बाद अगर उन दोनों का निष्कर्ष सेम आता है तो ये वस्तुनिष्ठता कहलाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। काफ़ी हद तक दोनों को एक ही निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा लाइन है, आप याद कर सकते हो, है ना? तो बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में आपको देखो, मनोविज्ञान में क्या होता है ना, अगर आपको लैंग्वेज हार्ड लग रहा होगा, लैंग्वेज अगर आपको याद नहीं हो पाता है, तो आप जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आप मेरे एग्ज़ाम्पल से आप अपना आंसर बना सकते हो, जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, आप उन बातों को समझकर अपना आंसर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो आप बता देना वस्तुनिष्ठता क्या होती है, जब एक या मतलब 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक लोग बिल्कुल स्वतंत्र होकर क्या करते हैं, किसी विशेष घटना का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद उनका जो निष्कर्ष होता है काफ़ी हद तक बिल्कुल सेम होता है, तो वो हमारा अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता कहलाता है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो सारे बच्चे, क्योंकि सारे जो जितने भी नोट्स हैं ना वो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएँगे, ठीक है? लेकिन आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करते हैं व्यवस्थित दृष्टिकोण की। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? व्यवस्थित दृष्टिकोण, है ना? दूसरा पॉइंट हमारा व्यवस्थित दृष्टिकोण था, ठीक है? तो इसमें आप क्या बताओगे कि यह शोध करने की चरण दर प्रक्रिया है, ठीक है? व्यवस्थित दृष्टिकोण क्या है? एक चरण दर स्टेप बाय स्टेप की प्रक्रिया है, जिसमें आप पहला स्टेप क्या करते हो? किसी समस्या की अवधारणा को बनाते हो, ठीक है? कोई समस्या घटित हुई है, तो आप उसका एक अवधारणा क्रिएट करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? उसका डेटा एकत्रित करोगे। क्या करोगे? उसका डेटा एकत्रित करोगे। क्या करोगे? उसके जो उस घटना से संबंधित जितने भी डेटाज़ हैं, जितने भी उसके डाटा हैं, आप उसको एकत्रित कर लेंगे, तो ये हमारा व्यवस्थित दृष्टिकोण में आ जाएगा। यहाँ से अब जो अगला टॉपिक है हमारा, वहाँ से हमारा जो मेन पर्पस होता है, हमारी जो मेन लर्निंग है आज की इस वीडियो की, वो स्टार्ट होती है, यानी कि मनोविज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ, ठीक है? क्या है हमारा टॉपिक? विज्ञान में महत्वपूर्ण विधियाँ, ठीक है? और ये जो टॉपिक है, यहाँ से हमारा जो मेन लर्निंग है आज की इस वीडियो का, वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये टॉपिक इसमें से प्रश्न एग्जामिनर हमसे पूछता है एग्जाम के अंदर, ठीक है? तो हमें क्या करना है, अभी वन बाय वन कर हम क्या करेंगे, सारी विधियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पहला कौन सा है, हमें पहला पढ़ना पड़ेगा अवलोकन विधि के बारे में, ठीक है? अवलोकन विधि में कुछ प्रकार होते हैं, उनको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है? अवलोकन विधि के हम बात करेंगे, हमारा दूसरा महत्वपूर्ण विधि कौन सा है? प्रायोगिक विधि। कौन सा है? प्रायोगिक विधि के बारे में। तीसरे पे हम बात करेंगे सह संबंधी अनुसंधान, ठीक है? सह संबंधी अनुसंधान। उसके बाद फोर्थ नंबर पे हम डिस्कस करेंगे सर्वेक्षण अनुसंधान के बारे में। कौन सा है फोर्थ टॉपिक हमारा? सर्वेक्षण अनुसंधान, जिसमें हम बेसिकली इंटरव्यू किस तरीके से लिया जाता है, इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है, इंटरव्यू जिसको हम हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, है ना? उसका पर्पस क्या होता है, कौन कौन वो इंटरव्यू दे सकता है, कंडक्ट कराने का क्या पर्पस होता है, ये सारी चीजें हम सर्वेक्षण अनुसंधान के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ पर क्या? मनोवैज्ञानिक परीक्षण। परीक्षण का अर्थ आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, किसी चीज का जांच करना, जांच करने को ही हम परीक्षण बोलते हैं, टेस्ट बोलते हैं एक तरीके से। केस स्टडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, है ना? केस स्टडी क्या होता है? कोई भी व्यवहार या कोई भी घटना घटित होती है, तो उस घटना का, उस व्यवहार को हम किस तरीके से उसका केस स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हमें ये सारी चीजों को डिस्कस करना है ना? तो शुरू करते हैं हम अवलोकन विधि के साथ, ठीक है? देखो, अवलोकन विधि क्या कहता है कि दैनिक आधार पर आपको डेफिनेशन के थ्रू जाना है। अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं होती है, तो जो बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, उन बातों को अगर आप सुन लेते हो अच्छे से, तो आपके मतलब आप अपने लैंग्वेज में भी आंसर को बनाकर लिख सकते हो, ठीक है? देखो, अवलोकन विधि क्या कहता है कि दैनिक आधार पर हम अपनी डेली रूटीन के लाइफ पर हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। सपोज करो, अगर मैं एक ऑफिस वाले पर्सन की बात करूं, तो वो कौन सी चीजें देखता है? वो सबसे पहले क्या देखता है? वो अपने घर का, परिवार का चेहरा देखता है, ठीक है? उसके बाद ऑफिस जाता है तो एक बैटरी रिक्शा क्राउड देखता है ना? बस में भीड़ देखता है, मेट्रो देखता है, ये सारी चीजें देखता है, ठीक है? खाने पीने की जो रेडियां होती है, उन सारी चीजों को देखता है, ठीक है? और आगे आगे हमें क्या बताना है इसमें कि दैनिक आधार पर आपको डेफिनेशन देखनी है। दैनिक आधार पर हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं।
लेकिन कुछ, यहाँ पर कुछ वर्ड को हाईलाइट करो, कुछ का ही हम क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, ठीक है। यह व्यवहार संबंधी डेटा एकत्र करने में क्या होता है, अद्भुत तरीकों में से एक है, ठीक है। लेकिन जब एक मनोवैज्ञानिक अनुसंधान करता है तो वो क्या चीज करेगा, वो भी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों को देखता है, लेकिन उन सारी चीजों को देखने के बाद वो उन सब में से किसी एक पर्सन का ही अध्ययन करता है, उसके व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है, ठीक है। तो आप ये लाइन भी ऐड कर देना कि एक वैज्ञानिक क्या करता है, अवलोकन कई मायनों में दिन प्रतिदिन के अवलोकन से भिन्न होता है। कैसे, आपको हेडिंग डालना है चयन के बारे में, ठीक है। आप चयन के बारे में हेडिंग डालोगे और आप क्या बताओगे, ठीक है, चयन के बारे में आप हेडिंग डालोगे और क्या बताओगे, देखो मनोवैज्ञानिक उन सभी व्यवहारों का निरीक्षण नहीं करते जिनका वो सामना करते हैं, ठीक है। जो एक मनोवैज्ञानिक होते हैं, मतलब सबका ही निरीक्षण नहीं करेंगे, वो उन सब में से किसी एक पर्सन का ही निरीक्षण करेंगे, ठीक है। वो अवलोकन के वो क्या करते हैं, किसी एक पर्सन का, ठीक है, किसी एक का व्यवहार का अध्ययन करते हैं। आप समझ सकते हो इस चीज को किस तरीके से। सपोज करो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये बहुत सारे लोग मैंने बना दिए। अब इनमें से मैंने क्या करा, मैंने इनमें से किसी एक व्यक्ति का, मैंने मान लो मैंने इस व्यक्ति को, ठीक है, ये जो व्यक्ति है इस व्यक्ति को उठा के मैंने क्या करा, इसका निरीक्षण किया। तो ये आपको ये डेफिनेशन बतानी है कि अवलोकन विधि क्या होता है, कि जब हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक क्या होता है, उन सारी चीजों में से किसी एक का ही अवलोकन करता है, वो हमारा अवलोकन विधि कहलाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, पहले पॉइंट में तो आप उसके बारे में चयन की पहले डेफिनेशन आप बताओगे, है ना। अगर एग्जामिनर आपसे अवलोकन विधि के बारे में पूछेगा तो आप क्या करोगे, पहले उसकी डेफिनेशन बताओगे, फिर चयन का हेडिंग डालोगे। मनोवैज्ञानिक चयन किस तरीके से करते हैं, तो डेली तो बहुत सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक व्यक्ति का ही निरीक्षण करते हैं, ठीक है। बी में आप लगाओगे, दूसरा हेडिंग डालोगे रिकॉर्डिंग का। वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति के व्यवहार को रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। व्यक्ति के व्यवहार को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, फिर वो रिकॉर्ड करते हैं वो याद रखने के लिए, ठीक है। वो उस व्यक्ति के व्यवहार को याद रखने के लिए क्या करते हैं, उसका रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं और दूसरों को इन डेटा के संदर्भ में मतलब वो बताते हैं बाद में, ठीक है। अब सपोज करो हम लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं, तो एक बस वाला हो गया, है ना, वो कैसे चिल्लाता है कि जहांगीरपुरी मंगोलपुरी आ जाओ, 5 रुपए 10 रुपए सवारी, 10 रुपए सवारी, हल्की हो या भारी, इस तरीके से वो बोलते हैं ना। और लोग क्या उस मतलब वो क्या करता है, उसके व्यवहार को वो किस तरीके से मुंह में उसके गुटखा होता है, ऐसे गुटखा चबा रहा होता है, शर्ट के बटन खुले हुए हैं, शर्ट पीछे है ना। तो मान लो किसी एक को ऑब्जर्व करना हो, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए एक बस वाले कंडक्टर को ऑब्जर्व किया, है ना। वो कैसे करता है, बस की गेट पे ऐसे खड़ा हो जाएगा, ऐसे पकड़ के, 5 रुपए सवारी, 10 रुपए सवारी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मंगोलपुरी जहांगीरपुरी जा जाओ, ऐसे बोलता रहता है, ठीक है। तो आप किसी भी व्यक्ति का, एक मनोवैज्ञानिक क्या करता है, उसका चयन करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को देखते हैं, लेकिन किसी एक का ही वो लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मतलब कि हम अवलोकन करते हैं, क्या करते हैं, बेसिकली अवलोकन करते हैं, ठीक है। और रिकॉर्डिंग में आप सेकंड पॉइंट क्या कर दोगे, वो रिकॉर्ड करते हैं चीजों को। थर्ड में आप बताओगे क्या, कि वो क्या करते हैं, डेटा का विश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं, जो भी डेटा उन्होंने रिकॉर्ड किया है, कलेक्ट किया है, उसके बारे में उसका वो विश्लेषण करेंगे, ठीक है। और वो अपनी समझ के अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार डेटा का विश्लेषण कर लेंगे, ठीक है। जो भी डेटा वो कलेक्ट करते हैं उसका विश्लेषण कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अवलोकन विधि होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अवलोकन के कुछ प्रकार होते हैं, तो कौन कौन से। एक आता है हमारा प्रकृतिवादी बनाम नियंत्रित अवलोकन, ठीक है। एक आता है हमारा प्रकृतिवादी बनाम नियंत्रित अवलोकन, ठीक है। आपको एक छोटा सा होमवर्क मैं यहाँ पे दूंगा, आपको क्या करना है कि आप अपना बुक ओपन करना और चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है, मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य में, मतलब जांच करने के तरीके, जो आपका चैप्टर है उसमें आप जाओगे और आप बताओगे कि अवलोकन के प्रकार का वर्णन आपकी किताब में किया गया है या नहीं किया गया, ठीक है। किया गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं प्रकृतिवादी बनाम नियंत्रित, ठीक है। प्रकृतिवादी बनाम नियंत्रित, ठीक है। तो देखो प्रकृतिवादी क्या होता है, और दूसरा है आपका सहभागी, ठीक है। सहभागी बनाम गैर सहभागी, तो दो है आपके, दो अवलोकन के दो प्रकार है, ठीक है, दो प्रकार है। पहला हम पढ़ेंगे, पहला क्या कहता है, प्रकृतिवादी बनाम नियंत्रित अवलोकन। तो प्रकृतिवादी क्या होता है, यानी कि नेचर से रिलेटेड, ठीक है। देखो यदि अवलोकन के वातावरण में हेर फेर नहीं किया जाता है तो यह प्रकृतिवादी अवलोकन कहलाएगा। यदि नियंत्रित स्थिति के तहत अवलोकन को समायोजित करने के लिए पर्यावरण में हेर फेर किया जाता है तो ये हमारा नियंत्रित अवलोकन कहलाएगा। प्रकृतिवादी क्या, कि अगर आप कोई डेटा एकत्रित कर रहे हो और उस डेटा को एकत्रित करने में कोई भी हेर फेर, कोई भी घपलेबाजी नहीं की गई है तो वो मेरा प्रकृतिवादी
ठीक है, प्रकृतिवादी अवलोकन कहलाएगा। और अगर उसमें किसी नियंत्रित व्यवस्था को देखते हुए, ठीक है, मतलब कि नियंत्रित व्यवस्था को देखते हुए उसमें हेर फेर कर दिया गया है, ठीक है। सपोज करो आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, जब हम किसी भी कहीं डेटा एकत्रित करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां पे डेटा को एकत्रित करते समय एक परिवार में मान लो 5 सदस्य है और हम क्या करते हैं 5 की जगह 6-7 बढ़ा देते हैं, है ना, हम हेर फेर कर देते हैं चीजों का, ठीक है, चीजों का हेर फेर कर देते हैं, तो वो हमारा नियंत्रित अवलोकन कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। सहभागी कौन सा होता है, सहभागी और यहाँ पे आप कर लो गैर सहभागी, ठीक है, सहभागी और गैर सहभागी दूसरा पॉइंट है हमारा। देखो ये बहुत ईजी है, आपको समझना है क्या कि सहभागी बनाम गैर सहभागी अवलोकन, यदि समझना है क्या कहता है कि यदि आप किसी व्यक्ति का अवलोकन कर रहे हैं और वह इसे जानता है तो ये सहभागी अवलोकन कहलाएगा। यहाँ तक की डेफिनेशन है, यानी कि सपोज मैं मोमोज खा रहा हूँ और मोमोज खाते हुए मुझे मेरे दोस्तों ने देख लिया, ठीक है, और मैं मोमोज खा रहा हूँ लेकिन मुझे भी पता है कि यार वो लोग मुझे देख चुके हैं और ये बात मुझे भी पता है कि वो मुझे क्या कर रहे हैं, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, मेरे खाने के तरीकों को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा कहलाएगा सहभागी अवलोकन, ठीक है, क्या कहलाएगा, सहभागी अवलोकन। इसके विपरीत गैर सहभागी क्या होता है कि मैं मोमोज खा रहा हूँ और मुझे पता नहीं है कि कोई दूसरा मुझे क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, मैं मोमोज खा रहा हूँ और मेरे दोस्त मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखो कैसे खा रहा है ये, है ना, और मुझे पता नहीं, मैं बिंदास खाए जा रहा हूँ खाए जा रहा हूँ, तो ये मेरा कहलाता है गैर सहभागी अवलोकन, ठीक है। बहुत इजी टॉपिक था, मुझे लगता है कि सभी को ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा आता है हमारा प्रायोगिक विधि के बारे में, ठीक है। प्रायोगिक विधि क्या कहता है कि आमतौर पर नियंत्रित सेटिंग में घटनाओं या चर के दो सेटों के बीच कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक कारक में परिवर्तन करते हुए दूसरे कारक पर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। बस ये लाइन लिख देना आप इसमें, ठीक है। प्रायोगिक में क्या लिख दोगे आप, ये लाइन लिख दोगे, ठीक है। और जबकि ठीक है, देखो इसमें क्या होता है कि जब दो चीजें यहाँ पर आपको समझनी है कि दो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर है कि दो दोस्तों के बीच अगर एक के व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है, एक के व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो दूसरे के ऊपर उसका ऑटोमेटिकली प्रभाव पड़ेगा। सपोज हम दो दोस्त हैं, दो दोस्तों के बीच क्या एक जो दोस्त है वो अचानक से पढ़ने ज्यादा देखो दोनों मस्ती वाले बच्चे थे, अब एक उनमें से क्या था ज्यादा पढ़ाई करने लग गया, अगले दिन उसका बिहेवियर चेंज हो गया, तो दूसरे दोस्त को ये लगा कि भाई ये अचानक से पढ़ाई करने लग गया, इसके मतलब हुआ क्या ऐसा टॉपिक, ठीक है, इसके साथ ऐसा क्या घटित हुआ। तो दूसरे व्यक्ति का अगर प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है तो ये मेरा प्रायोगिक विधि यानी कि प्रैक्टिकल आपके ऊपर भी हो रहा है, ठीक है। सपोज मैं और कोई दूसरा व्यक्ति जो है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त है ना, और वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया उसने, वो फालतू की चीजों से दूर हो गया, तो मुझ पे भी प्रभाव पड़ेगा ना, यार मेरा दोस्त तो ऐसा था नहीं, ये ऐसा हो कैसे गया, है ना। तो बातों को समझो, ये हमारा प्रायोगिक विधि कहलाएगा कि जब एक व्यक्ति का जो एक व्यक्ति के व्यवहार में अगर परिवर्तन आता है तो दूसरे व्यक्ति पर उसका ऑटोमेटिकली प्रभाव पड़ता है, प्रैक्टिकली प्रभाव पड़ेगा, तो वो मेरा प्रायोगिक विधि रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सह संबंधी अनुसंधान के बारे में। सह संबंधी अनुसंधान क्या है कि मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में हम अक्सर क्या करते हैं, भविष्यवाणी के उद्देश्यों पर, ठीक है, आपको याद रखना है सह संबंध अनुसंधान में आप भविष्यवाणी उद्देश्यों के लिए दो चरों के बीच संबंध के बाद मतलब निर्धारित करने की कोशिश करते हैं। दो चर कौन कौन से ले सकते हो आप, एक एक्स ले सकते हो, एक वाई ले सकते हो, ठीक है, ये हमारे दो चर हो गए। अब इन दोनों के बीच का जो व्यवहार का जो अध्ययन होगा उसी को हम सह संबंधी अनुसंधान कहते हैं। सह संबंध वर्ड आपने साइंस क्लास में पढ़ा होगा, साइंस में आपने पढ़ा होगा क्लास 6वीं से लेकर 9वीं 10वीं तक की साइंस की किताबों में कि सहसंबंध होता क्या है, ठीक है, मतलब कि रिलेशन की बात की जाती है यहाँ पर, ठीक है, कि अगर एक ऑब्जेक्ट का मतलब उसकी जो सपोज एक्स है, अगर इसके उसमें परिवर्तन आएगा तो वाई में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है, मुझे उतना पता नहीं है, बस आप ध्यान दो सहसंबंध होता क्या है, ठीक है। तो ये है हमारा, इसके अंदर आपको 3 तरीकों से आप रिलेशन को शो कर सकते हो, 3 प्रकार के तरीकों से। पहला होता है हमारा पॉजिटिव वे में, यानी कि अगर x का मान बढ़ेगा, ठीक है, अगर x का मान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या y का भी मान बढ़ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। नेगेटिव में क्या होता है कि यदि x का मान घटेगा, ठीक है, तो y का मान भी क्या हो जाएगा, y का मान भी घटने लगेगा, ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। शून्य सहसंबंध क्या होता है कि यदि x और y के बीच कोई रिलेशन ही ना बने, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य सहसंबंध कहलाएगा, ठीक है। तो सहसंबंध 3 प्रकार से आप कर सकते हो एग्जाम में, अगर ये टॉपिक आता है तो आप 3 तरीके से बता सकते हो। पहला पॉजिटिव मैनर में कि अगर किसी एक वस्तु का मान बढ़ेगा,
कि यदि किसी एक वस्तु का मान बढ़ेगा तो दूसरे वस्तु का भी ऑटोमेटिकली मान बढ़ेगा, आपने इको में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव में क्या होता है, किसी एक वस्तु का x का मान अगर हम घटा रहे हैं तो y का भी मान क्या होगा, ऑटोमेटिकली घट जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। सर्वेक्षण अनुसंधान की बात करते हैं तो सर्वेक्षण अनुसंधान क्या होता है कि एक सर्वेक्षण अनुसंधान मूल रूप से व्यक्तिगत साक्षात्कार के रूप में, यानी कि इंडिविजुअल इंटरव्यू, ठीक है। इंडिविजुअल इंटरव्यू पहला टॉपिक आपको ध्यान रखना है, इंडिविजुअल इंटरव्यू। दूसरा दूसरा किस तरीके से, तो प्रश्नावली मेथड के तरीके से, कि क्वेश्चनों का एक सेट होता है, प्रश्नों का एक सेट होता है सीरियल नंबर के बेसिस पे। तीसरा आता है टेलीफोनिक, आप कॉल पर भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो, कॉल पर भी आप क्या कर सकते हो, सर्वेक्षण कंडक्ट कर सकते हो। तो तीन तरीके आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत इंडिविजुअल इंटरव्यू की, ठीक है, व्यक्तिगत साक्षात्कार की। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार प्रासंगिक डेटा प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति या समूह से प्रश्न पूछने का एक विधि है, ठीक है। आप किसी ग्रुप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप किसी व्यक्ति से भी प्रश्न पूछ सकते हो, है ना, व्यक्तिगत में, ठीक है। और आमतौर पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने या तो आमने सामने होते हैं या वीडियो कॉल पर कर सकते हो, ठीक है। आप इंटरव्यू कैसे, आपने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे, है ना। जैसे आप ये देख सकते हो ना, रजत शर्मा का आता है एक टीवी पे, एनडीटीवी पे, ठीक है, आपकी अदालत, उसमें आपने देखा होगा कि वो प्रश्न पूछता है और जो भी सेलिब्रिटीज होते हैं वो उसका आंसर करते हैं, ठीक है, देखा होगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत साक्षात्कार में क्या होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आमने सामने होता है, या फिर आप उसको बोल सकते हो वीडियो कॉल पर भी, ठीक है, आप वीडियो कॉल पर भी कंडक्ट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो कॉल यहाँ पर आप मेंशन कर लेना एग्जाम के अंदर, ठीक है। उनके माध्यम से बैठते हैं और एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है, दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है, ठीक है। प्रश्न पूछने वाला इंटरव्यूअर कहलाता है और उत्तर देने वाला इंटरव्यूअर, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उत्तरदाता आप हिंदी में बोल सकते हो उसको, ठीक है। अब इसमें दो तरीके से आप कंडक्ट कर सकते हो दो तरीके से आप कंडक्ट कर सकते हो। पहला है हमारा संरचित साक्षात्कार, ठीक है। संरचित साक्षात्कार क्या होता है कि वह जहां अनुसूची में प्रश्न एक विशेष क्रम में स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल सीरियल नंबर के हिसाब से होते हैं, ठीक है। 1 2 3 बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे सीरियल नंबर के बेसिस पे होंगे, है ना। साक्षात्कारकर्ता को प्रश्नों के शब्दों या उन्हें पूछे जाने के क्रम में परिवर्तन करने की बहुत कम या कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। मतलब जो कि हमारा इंटरव्यूअर है, अगर वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है तो वो क्वेश्चन के जो पैटर्न है तो उसको एक तो वो चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ना ही क्वेश्चन को ऊपर नीचे तरीके करके वो पूछ सकता है। तो ये चीजें आप संरक्षित साक्षात्कार में लिख देना अगर आपके एग्जाम में आता है तो, ठीक है। असंरचित या गैर, ठीक है, असंरचित या गैर मानकीकृत क्या होता है कि एक असंरचित साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता के पास क्या चीज होती है, पूछे जाने वाले प्रश्नों, प्रश्नों के शब्दों और जिस क्रम में प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में निर्णय लेने की भी सुविधा होती है। यानी कि वो क्या कर सकता है, या तो वो क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल सकता है या क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें चेंज कर सकता है। तो इन सारी चीजों के बेसिस पे वो क्या करता है, इंटरव्यू को कंडक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, असंरचित या फिर गैर मानकीकृत साक्षात्कार, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान में देनी है, इंटरव्यू किन किन तरीकों से होता है। एक तो व्यक्ति से व्यक्ति होता है, यानी कि एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, ये इस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, ये व्यक्ति क्या करेगा, उत्तर देगा, है ना। इंडिविजुअली है कि मैंने प्रश्न पूछा, आप उत्तर दोगे। एक होता है व्यक्ति से समूह के बीच में, यानी कि एक व्यक्ति, ये इंटरव्यू है ना, और ये क्या करेगा, ये किसी ग्रुप से क्वेश्चन पूछेगा, क्या करेगा, किसी ग्रुप से क्वेश्चन पूछेगा। यानी कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है और ये पूरा ग्रुप क्या करेगा, आंसर करेगा इस चीज का। दूसरा आता है व्यक्तियों का समूह, ठीक है। तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, व्यक्तियों का समूह, यानी कि एक ग्रुप हो जाएगा और ये व्यक्तियों का समूह आपस में क्या करेगा, इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। फिर आता है हमारा समूह से समूह के बीच में, है ना, जैसे कि यहाँ पे 2-3 लोगों का ग्रुप हो गया और यहाँ पर भी क्या हुआ, 2-3 लोगों का ग्रुप है यहाँ पे, है ना। तो 3 ग्रुप के लोगों से आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा समूह से समूह हो गया, ठीक है, साक्षात्कार के ये प्रकार हो गए। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है क्या, कि ये जो आप टॉपिक देख रहे हो, ठीक है, इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से, ये सारी लाइन जो है आपको साक्षात्कार का अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप क्या करोगे, इस चीज को, इस लाइन को मेंशन करोगे, ठीक है। ये चीजें कौन कौन सी है, तो ये चीजें कौन कौन सी है, तो आपको बताना है क्या, साक्षात्कार एक ऐसा कौशल है जिसके लिए उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, एक ऐसा स्किल है जिसके लिए आपके पास अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते, है ना।
तो साक्षात्कार क्या है? एक ऐसा कौशल है जिसके लिए आपके पास उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता होनी बहुत जरूरी है। एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता जानता है कि प्रतिक्रिया को सहज रूप से कैसे बनाया जाए और इष्टतम उत्तर को हम कैसे प्राप्त कर सकें। सपोज मैं इंटरव्यू ले रहा हूं तो मुझे ये चीज ये टेक्निक आनी चाहिए कि मैं इन्वायरमेंट को किस तरीके से क्रिएट करूं और मैं कैसे उससे बेटर आंसर ले सकता हूं। ठीक है, सामने वाले से मैं अच्छा से अच्छा आंसर कैसे ले सकता हूं, तो ये चीजें आपको रखना है इसमें। उसके बाद वह व्यक्ति की प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशील भी होता है, तो ये चीजें आपको रखनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, पर्सनल इंडिविजुअल इंटरव्यू के क्या क्या लाभ होते हैं हमने तो उसके बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब इसको कराने का मेन पर्पस क्या होता है, मेन उद्देश्य, मेन लाभ क्या होता है, ये आपको ध्यान देना है। तो यह है व्यक्तिगत स्थितियों के लिए लचीला होता है, यानी कि ये क्या होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। आपको पहला पॉइंट ये लिखना है, फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा, अनुकूलनीय होता है। ठीक है, इसका उपयोग बच्चों के साथ आप कर सकते हो, गैर साक्षर व्यक्तियों के साथ कर सकते हो, कि आप पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी आप इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही इंटरव्यू देंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन वो बहुत बड़ी हस्ती है और इंटरव्यू कर देते हैं, है ना। तो इसका क्या है, लाभ क्या है कि कोई भी व्यक्ति, गैर साक्षर व्यक्ति भी दे सकता है, बच्चे भी इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, इसकी सीमाएं क्या क्या है, तो सीमाएं में आप लिख दोगे क्या, एक प्रश्नावली को आप मेंशन कर दोगे। क्या लिख दोगे, प्रश्नावली को मेंशन कर दोगे कि प्रश्नावली जानकारी को एकत्रित करने का, ठीक है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सस्ता, सरल और बहुत ही बहुमुखी तरीका है। कम लागत वाली ये मतलब क्या है, एक रिपोर्ट तैयार करने की एक विधि है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन कर देना। टेलीफोन सर्वेक्षण में क्या होता है कि एक व्यक्ति आपको कॉल करता है और कॉल पर क्या करते हो, आप उसके प्रश्नों का उत्तर देते हो। तो ये हमारा टेलीफोन सर्वेक्षण हो गया। ठीक है, इसको भी आप ध्यान दे सकते हो। और एक चीज और, आमतौर पर प्रश्नावली में 2 प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है। ये 1 मार्क्स में आ सकता है आपका कि प्रश्नावली में कितने प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। तो 2 प्रकार के कौन कौन से, पहला है आपका ओपन एंडेड। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा आपका, ओपन एंडेड। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में आप कैसे प्रश्नों का मतलब उत्तर कैसे दे सकते हो, या तो यस में या फिर नो में, है ना, हाँ या ना में आपको आंसर देना है, वो हमारा क्लोज कहलाता है। और ओपन में क्या हो जाएगा, आप उस क्वेश्चन को विस्तार से समझाने का कोशिश करते हो। ठीक है, तो ये हमारा ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण के बारे में। तो परीक्षण का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि परीक्षण का अर्थ क्या होता है, जांच करना। ठीक है, परीक्षण का अर्थ होता है जांच करना, किसी भी चीज के बारे में जांच करना कि ये चीज कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, तो उसको हम परीक्षण बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उसके बाद परीक्षण के प्रकार। ठीक है, परीक्षण के प्रकार में आप क्या डालोगे, तो परीक्षण को 3 आधारों पर हमने वर्गीकृत कर दिया। कितने आधारों पर, 3। कौन कौन सा, तो भाषा, ठीक है, प्रशासन का तरीका और कठिनाई का स्तर। तो भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सरल होनी चाहिए। दूसरा, उसका प्रशासन का तरीका अच्छा होना चाहिए और उसका जो लेवल है वो कठिनाई का स्तर होना चाहिए। ठीक है, भाषा में क्या, तो आप एक मौखिक के रूप में करोगे। दूसरा आता है गैर मौखिक। मौखिक क्या, तो आप बोलकर परीक्षण कर सकते हो। गैर मौखिक, आप बिना बोले चित्रों की सहायता से, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की सहायता से उसको कंडक्ट कर सकते हो। प्रदर्शन परीक्षण यानी कि आप किसी प्रैक्टिकल के थ्रू, ठीक है, किसी प्रैक्टिकल के थ्रू क्या कर सकते हो, उसको कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, ये 3 चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, केस स्टडी की बात करते हैं। तो केस स्टडी क्या होता है कि इस पद्धति में किसी विशेष मामले के गहन अध्ययन पर जोर दिया जाता है। कोई व्यवहार या किसी व्यवहार की घटना घटित होती है तो हम उसके गहन अध्ययन जब हम करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, केस स्टडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, केस स्टडी बोलते हैं। ठीक है, जब किसी भी घटना के बारे में उसका गहन अध्ययन किया जाता है तो उसको केस स्टडी मतलब बोला जाता है। इसमें हम क्या चेक करते हैं कि मामला व्यक्तिगत है, ठीक है, दूसरा व्यक्तियों का एक छोटा सा समूह है, या फिर वो मामला संस्थान से रिलेटेड है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, या किसी विशिष्ट घटनाओं से संबंध रखता है या नहीं। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो कोरोना अभी आया था कुछ साल पहले, तो कोरोना महामारी क्या एक व्यक्ति से संबंधित थी, नहीं। क्या एक व्यक्तियों का एक छोटा समूह था, नहीं। क्या संस्थान से रिलेटेड थी, नहीं। वो एक विशिष्ट घटनाओं में शामिल थी। ठीक है, बहुत ही बड़ी घटना थी वो। ठीक है, तो पूरा वर्ल्ड उस घटना से फाइट कर रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप केस स्टडी समझ सकते हो कि केस स्टडी में क्या होता है, हम ये चेक करते हैं कि मामला व्यक्तिगत तो नहीं है, कि मामला किसी ग्रुप से संबंधित तो नहीं है, क्या वो घटना किसी
संस्थान से संबंधित है या फिर वो किसी विशिष्ट घटनाओं को बताती है। तो इन 4 चीजों के बारे में हम केस स्टडी पे फोकस करते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद एक केस अध्ययन विभिन्न उत्तरदाताओं से साक्षात्कार, अवलोकन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण जैसे कि जानकारी को एकत्रित करना, ठीक है, कई तरीकों का उपयोग करता है जो किसी न किसी तरह से मामले में जुड़े होते हैं। तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। पीडीएफ जो है आपको, आप सभी को, ठीक है, चैनल के टेलीग्राम लिंक पे भी मिलने वाला है, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक, एंड तक जरूर देखा होगा, ठीक है। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है और जिन बच्चों को फर्स्ट वीडियो का अभी नहीं पता है, तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाओ, वहां से आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से प्रोवाइड होने वाली है। नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो नोट्स आप टेलीग्राम से ले सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपको जो होमवर्क दिया गया है उसका आंसर आपको कमेंट में करना है। साथ ही साथ आप इसे अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर कर दो, ताकि वो भी अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो उनकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए और एग्जाम में वो भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर सके। और बस आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द थर्ड चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।